आ गई तुम गजाला? अपने लाडले बेटे की जबान को लगाम दो वरना मैं खींच लूंगी। खुद को समझता क्या है? मुझसे अब इस तरह से बात करेगा? भाभी क्या हो गया? फैजान ने कुछ कहा है आपसे? कहना क्या है, उसकी तो आंखें बोलती हैं। क्या हो गया है? मेरे घर वालों तक को नहीं छोड़ा, उन तक से बदतमीजी की उसने। बड़ा नाज है ना तुम्हें कि तुम बेटे की माँ हो। याद रखना गजाला, यही बेटा तुमको 8-8 आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारी शय ने इसको सर पे चढ़ाया है। भाभी ऐसा ना कहें, बच्चा है, वो आता तो मैं उसको समझाती हूँ। समझाओगी या बलाए लोगी? मुझे मजबूर मत करो गजाला कि मैं जाहिद से बात करूं। तुम्हें पता है जाहिद गुस्से में ना बीवी को देखता है ना बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये क्या तरीका है? तुमने भाभी के घर वालों से बदतमीजी की, अब इस उम्र में मुझे क्या जलील करवाओगे? अरे अम्मी, उन्हें तो बातें सुनाने की आदत है और आपको खामोशी से जिल्लत सहने की। फैजान हद में रहो। तो तुम जानते हो ना, तुम्हारे बाबा भाभी की बात को ना पत्थर की लकीर समझते हैं, और अगर उन्होंने जाहिद से शिकायत कर दी ना तो घर में तूफान आ जाएगा। ठीक कह रही हूँ, मैं इस घर में सबसे बुरा हूँ। आपको ना हक की बात बदतमीजी लगती है। मैं खामखा आप लोगों के लिए लड़ता फिरता हूँ। फैजान, फैजान मेरी बात तो सुनो। फैजान को लगाम डालो वरना मैं अपनी बच्ची लेकर इस घर से चली जाऊंगी, इस घर को छोड़कर। और बरोज़े क़यामत अपने मरूम भाई को जवाब देते रहना कि उनकी इज्जतों का क्या हाल किया है। भाभी बच्चा है, मेरे कद के बराबर उसका कद हो गया है। मुझे पता है कभी कभी वो जाती कर जाता है। नहीं, तुमने उसको बहुत ढील दे रखी है। अभी भी वक्त है जाहिद, अपने रोब में रखो और ज्यादा ढील ना दो वरना वो तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। ठीक है भाई, मैं सुबह सख्ती से बात करूंगा उससे। नहीं, सुबह नहीं, अभी बुलाओ, अभी मेरे सामने पूछगछ करो और उसे बताओ कि तुम उसके बाप हो और इस घर के सरबराह हो। फैजान, फैजान। जी बाबा खैरियत? आप इतना गुस्से में क्यों बुला रहे हैं? खैरियत के बच्चे, तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी अजीर्ण कर रखी है। अब तो दोनों तंग करेगा ठेका लिया मैं। नहीं बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया और ना ही अम्मी ने कुछ किया है। खबरदार, अपनी माँ की वकालत मत करना। और तुम्हें तो ना छोटे बड़े का लिहाज है ना घर के माहौल का पता, और तुमने भाभी के मैके वालों की बदजुबानी की। और तुम्हारी माँ को तो सलाम करने की तौफीक भी नहीं हुई। इस घर में रहना है तो इस किस्म की हरकत नहीं चलेगी, समझ गए? मेरे आटे के आते इसीलिए मैं नहीं जा सकी। तुम तो चुप ही रहो, तुम तो शुरू से भाभी से जलती हो। भूल के वो दिन धक्के खाती फिरती थी। भाभी ने तुम्हें इज्जत दी, बहू बना के लेके आई, मान दिया, सम्मान दिया, मगर तुम्हें तो इज्जत रास ही नहीं आती। और हाँ, एक बात और, अब वो सिर्फ भाभी के मैके वाले नहीं हैं, शाजिया के होने वाले ससुराली भी हैं। भाभी ने रिश्ता मांगा था माजिद के लिए, मैंने हाँ कर दिए, समझ गए? जाहिद खुदा का खौफ करें, ऐसा जुल्म नहीं करें अपनी बहन पे। वो माजिद आपकी उम्र का है और तलाक याफ्ता है, और शाजिया के साथ तो कोई जोड़ भी नहीं है। ज़्यादा सही बताना, समझिए? शाजिया के लिए इस उम्र में कि शहजादा तो आने से रहा, एक भाई उसका बड़ा, जहाँ चाहूँगा रिश्ता कर दूंगा। भाभी बड़ा माहौल जहरीला कर दिया उन्होंने, आओ बाहर चलते। आइए। हाँ हाँ, आज तो मुझे भी जहरीला लग रहा है अपना ये कमरा। दम घुट है मेरा। भाभी, भाभी मैं नहीं करूंगी उससे, माजिद से शादी। मैं मर जाऊंगी, वो इंसान नहीं है भाभी। अरे मैं क्या करूं, तुम्हारे भाई तो जैसे अंधे हुए हैं। आप लोग प्लीज रोना बंद कर दें। मैं पप्पो के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। और वो माजिद एक नंबर का आवारा आदमी है, किसी काम का नहीं। उसकी बीवी भी शायद इसीलिए उसे छोड़कर गई थी। अम्मी, ये बाबा ना सिर्फ और सिर्फ ये ताई की खुशामद के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो पप्पो की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। तुम क्या करोगे? बाबा के सामने खड़े होकर बात भी नहीं कर सकते तुम। ये तो वक्त बताएगा कौन क्या कर सकता है। अम्मी, अपना वो बच्चा नहीं रहा जो ताई की चालों को ना समझ सके। पप्पो, आप मुझ पर भरोसा रखें, इस मर्तबा मैं आपकी ख्वाहिश की कुर्बानी नहीं होने दूंगा। अरे विरीश, तुम रो रही हो? मैं तो दूसरों को रुलाती हूँ और यहाँ तुम रो रही हो।
मम्मा वो कहाँ से? क्या हुआ उसे? उससे कुछ नहीं हुआ। फिर? जब मैंने शादी के लिए उसे प्रेशर डालना शुरू किया तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, और जब मैंने उसके बारे में मालूम करवाया तो पता चला कि उसका तो बहुत पहले उसकी कज़न से निकाह हो चुका है। मम्मा उसने धोखा दिया है मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। जब मैं तुम्हें उसके बारे में बता रही थी और होशियार कर रही थी, जब तो तुम बहुत चहक रही थी। खैर अब तुम क्या कर सकती हो, दफा करो। तुम ये बताओ फैजान के बारे में तुम क्या सोचती हो? फैजान के बारे में ये क्या कह रही हैं आप? वो तो आपको खुद नापसंद है। अपना अगर मारता है तो छांव में फेंकता है। अब तुम जो हो फैजान को काबू करो, और जाहिद की तरह जैसे मैंने उसे किया था, ठीक है? इस घर में अगर कदम जमाने हैं ना तो तुम्हें ये करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। ताई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक बेटा, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जाओ, अब वो थका हुआ है, तुम जल्दी से चाय लेके आओ उसके लिए, फैजान के लिए। मम्मा क्या हो गया आपको? अब मैं इसके लिए चाय बनाऊंगी। बिनेश जाओ, अच्छी सी चाय लेके आओ, वो थका हुआ है, देख नहीं रही हो तुम? फैजान आओ, बैठो ना तुम। और आप बताएं खैरियत से हैं? मैं तो ठीक हूँ, बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। क्या बात है ताई, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है अब, क्योंकि तुम इतना थकने लगे हो, देर से आते हो, सारी जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। अरे चलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना के लाती हूँ कुछ। अरे नहीं, तुम नहीं, बैठो तो बस मैं अरे लाती हूँ नहीं, ना। उसकी जरूरत अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, उसमें लाती हूँ। वैसे हैरत की बात है, जिंदगी कब इतनी मेहरबान हो गई पता ही नहीं चला। कहीं किसी ने झूठी खबर तो नहीं फैला दी कि मेरा प्राइस बॉन्ड निकल गया? भाई तोस दो। बिस्मिल्लाह। चाचा जान, मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं आपके ऑफिस में आपका हाथ बटाऊं। अरे उसके लिए तो सबसे पहले आपको दरख्वास्त देनी होगी, बल्कि ऑफिस में जमा करानी होगी, फिर मैं थोड़ा गौर करूँगा, उसके बाद जाके कहीं इंटरव्यू की कॉल आएगी। तुमसे बात कौन कर रहा है? मैं चाचा जान से मुखातिब हूँ। बेटा बात यह है कि ऑफिस के तमाम मामला फैजान ही देखता है, मैं तो इसकी रहनुमाई करता हूँ, और वैसे भी इस उम्र में फाइलों में सर नहीं खपाया जाता। क्यों चाचा जान, आपको क्या लगता है मैं इस फैजान से कम कर लूँ? जाहिर, तुम्हें बिनिश को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये बिन बाप की बेटी है और तुम ही अपना सब कुछ समझती है। अरे भाभी, मेरा सब कुछ इन बच्चों के तो है। मैं तो ये कह रहा था कि विदेश कुछ आता तो है नहीं, ये क्या करेगी? चाचा जान, जो काम फैजान कर सकता है ना, वो मैं भी कर सकती हूँ। इसमें कौन सा हिमालय सर करना है? बेटा फैजान MBA किया है, एक ऑफिस में इंटर्नशिप भी की है, और आप तो इंटर कर रही हो, अपनी तालीम मुकम्मल करो। इसमें पढ़ाई का क्या काम? फाइल्स पर सिग्नेचर ही तो करनी है, और वो तो मैं आंखें बंद करके भी कर सकती हूँ। वाह, क्या मंतक है इनकी, अकल तो देखो भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। जी जी जी, याद था मुझे जनाब, बिल्कुल। फुप्पो कुछ सुना आपने? सुना भी और देखा भी। हाँ तो फिर मुबारकबाद दें भाई, आपकी चहेती भतीजी अब कारोबारी दुनिया में तहलका मचाने जा रही है। शहजादे तुम्हें भी मुबारक हो, आखिर तुम्हारी ताया जात है, अक्लमंद तो तुम्हारी जैसी होगी। तुम्हें एक बात तो बताएं, ये आप और फुप्पो इतना डरी डरी क्यों रहती हैं? पापा में खा थोड़ी ना जाएंगे। फैजान, अच्छा बाबा, जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। सच वकास, पता है मुझे तो कभी कभी यकीन ही नहीं आता कि तुम जैसा लड़का जिसके पीछे पूरे कॉलेज की लड़कियां दीवानी हैं, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम भी बहुत खूबसूरत हो। किससे बातें हो रही हैं? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कुछ नहीं मम्मा, वो बस एक फ्रेंड की कॉल थी। झूठ मत बोलो बिनिश, एक थप्पड़ रसीद करूंगी ना तो सारा इश्क का भूत निकाल दूंगी। सच बताओ कौन था? उफ मम्मा, कोई भी नहीं है,
वो वकास है, मेरे कॉलेज में ही होता है। पता है वो बहुत बड़े ख़ानदान का चश्मो चिराग है, पूरे कॉलेज की लड़कियां उस पर मरती हैं मगर वो सिर्फ मुझ पर मरता है। ये बताओ, शादी का भी इरादा रखता है या सिर्फ वक्त गुजारी है? ऑफ कोर्स मामा, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और उसने मुझसे वादा किया है वो सारी ज़िंदगी मेरा साथ निभाएगा। मर्दों के वादे रेत की दीवार की तरह होते हैं। मेरी ही मिसाल ले लो, तुम्हारे सामने है। मैंने भी लव मैरिज की थी, बड़े सपने देखे थे, मगर तुम्हारे पापा के साथ सारी जिंदगी समझौतों की नजर हो गई। सुकून तो जैसे मेरे नसीब में ही नहीं था। पर मामा वकास पापा जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत डिफरेंट है। अगर बहुत मुख्तलिफ है तो उससे कहो रिश्ता लेकर आए। लेकिन मामा अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी रिश्ता कैसे? तो मैं कौन सा कल ही रुखसती कर दूंगी? अभी बात पक्की हो और फिर निकाह हो जाए, मुझे इत्मीनान आ जाएगा। और तुम्हारे चचा के पास बहुत पैसे हैं, मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से हो। ओके मामा, जैसा आप कह रही हैं ना बिल्कुल वैसा ही होगा। अब तो खुश है ना? अरे अम्मी, आप इस वक्त मुझे कह दिया होता अगर कोई काम था तो। अरे तुम्हारे कमरे की लाइट जली हुई देखी तो मैंने सोचा पूछूं, तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ, बस अभी काम ख़त्म किया है मैंने, सोने ही वाला था। क्या बात है, थकी हुई लग रही हैं। हाँ, इस घर में सुकून से कहाँ सोने को मिलता है, वही रोज के बखेड़े। हमें एक बात समझ नहीं आती, ये आप और फूफो ताई से इतना डरती क्यों है? इस घर में वही होता है जो वो चाहती हैं। बेटा, ये खौफ आज का नहीं है। जब भाभी शादी होकर आई थी ना, तो इस घर में 3 मर्द और 1 बच्ची शाजिया थी। शाजिया ने सोचा भाभी की सूरत में माँ मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि भाभी ने रोब और डांट से उसको सहमा के रख दिया। वो उससे आज तक नहीं उभर सकी। हमें फूफो का तो समझ में आता है, अगर आप तो समझदार रही हैं ना। मैं तो खुद यतीम थी, चाचा चाची बोझ उतारना चाहते थे और बाबा तुम्हारे हर लिहाज से अच्छे थे, लेकिन वो भाभी के इशारों पे चलते थे। हमारी शुरू की शादी के दिनों में भाभी ने हम दोनों मियाँ बीवी में बहुत इख्तलाफात कराए कि तालाक तक नौबत आ गई, लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ने तुमसे मेरी गोद भर दी। भाभी को कई साल बाद बेटी हुई, जिसकी खार वो आज भी तुमसे निकालती हैं। अम्मी, मुझे तो लगता है ये ताईजान और बेनिश ना बेवा और यतीम होने का खेल खेल कर इस घर की मालकिन बनी बैठी। आपको ये बात नजर नहीं आती? नजर आती है बेटा, पर वो तुम्हारे बाबा के सामने रो धो के मजलूम बनती है, और कोई सच भी बोले ना तो वो गुनाहगार। चलें, ये तो मान लिया। नहीं, आप लोगों ने फूफो की शादी क्यों नहीं होने दी अब तक? शाजिया की शादी का सिलसिला तुम्हारे बाबा के कज़न है ना फैसल, उससे चला, और शाजिया और फैसल एक दूसरे को पसंद करते थे। रिश्ता पक्का होने वाला था, लेकिन भाभी ने तुम्हारे बाबा के कान में और शाहिद भाई के कान में ऐसा जहर घोला और ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी कि जैसे उनकी बहन फैसल के साथ भाग जाएगी, और ये रिश्ता टूट गया। और हाँ फैजान, तुम भी अपनी ताई और प्रीश से नहीं उलझा करो, वो बड़े खतरनाक हैं। आपने बहुत सह लिया, बस अब और नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ, और कल छुट्टी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी रात जाग के गुजारो, समझे तुम? अच्छा मैं सो रहा हूँ, मैं, आप भी थक गई होंगी, आराम करें। हाँ चलो सो। गुड नाइट। फैजान, फैजान बेटा उठो। ये देखो, ये लड़का तो उठता ही नहीं और बोल के सोता है कि उठ जाऊंगा उठ जाऊंगा। भाभी, लगता है पूरे घर की सफाई का ठेका आज आपने ले लिया। अरे हाँ, तुम्हें पता है भाभी तो उठी नहीं है, तो मैंने कहा छोटे मोटे काम करा लूँ मासी से, और अगर वो उठ गई चीखने चिल्लाएंगी तो तुम्हें पता है मासी उधर छोड़ के चली जाएगी। चले, ये काम तो आपने अच्छा किया। और इसको देखो, हमने पहाड़ तोड़ लिया और ये ख्वाबो खरगोश के मजे ले रहा है। कई बार उठा चुकी हूँ इसको। आप जाएं भाभी, इसको मैं देख रही। अरे भैया, उठ जाओ शहजादे, भाभी के कहर नाजिल होने का इंतजार कर रहे हो।
आपकी भाभी कौन होती है मेरी नींद खराब करने वाली? ओहो, बढ़िया कड़े मियाँ। अभी बड़ी भाभी आ गई ना तो भीगी बिल्ली बन जाओगे। फूफो, मैं आप और अम्मी की तरह नहीं हूँ जो उनसे डरता हूँ। आप लोग ही डरते होंगे। एक तो इसके हल्के आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैं ना होता ना इस घर में, पता नहीं इस घर का तुम लोग घोड़िया ही बिगाड़ देते। किसी को मेरी आवाज आती है? सुनाई नहीं देता किसी को। सारे के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। हर रोज का नाश्ता अपनी निगरानी में मैं तैयार करवाती हूँ। आज छुट्टी के दिन है। कहाँ है शाजिया? कहाँ मर गई है? यकीनन खराटे ले रही होगी अभी भी। इस हड़हराम को कोई बताए कि हम भी इंसान हैं। किचन में झांक लिया करे। मामा फुप्पो नहीं है अपने रूम में। हैं? क्या कह रही हो? नहीं है? अल्लाह खैर करे। कहीं किसी के साथ रातों रात भाग तो नहीं गई? अरे नहीं है भाई, वो मैंने फैजान के रूम में जाते हुए देखा था फुप्पो को। काम चोर और हम मिजाज लोगों के लिए सही जगह है, मुनासिब हो। क्या हुआ फूफो? आप इतनी साकित क्यों खड़ी हैं? तुमने सुना बड़ी भाभी मेरे लिए क्या कह रही है? नहीं, मैं तो अंदर था और वैसे भी मैं उनकी बातों पे कान नहीं धरता हूँ। पता नहीं क्या दुश्मनी है उनको मुझसे। मेरी इज्जत उछालने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। एक तो अम्मी भी यही रोना रोती हैं। आप उनसे जाके पूछ क्यों नहीं लेती कि उन्हें मसला क्या आप लोगों से? क्या पूछूं? फतरों से सवाल होते? एक छुट्टी मिलती है और वो भी सुकून से नहीं सो सकता मैं। पता नहीं आप लोगों की टेंशनें, रोना धोना हर वक्त। मैं ना अभी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ तो जाओ, मैंने कौन सा तुम्हारा रास्ता रोक रखा है? यार क्या है फैजान, कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया करो। भाई मेरा मतलब है कि तुम भी चलो ना मेरे साथ। क्या? मैं और तुम्हारे साथ? सब खैरियत तो है? तो भाई क्या हो गया, चलो ना। तुम और तुम्हारे अलावा इस रूम में है भी कौन जिसे मैं कहूंगी? अच्छा, तभी कल से मक्खन पॉलिश हो रही है ना? ज्यादा ना फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है, समझे? मुझे ये बताओ मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, ब्लू वाला या फिर वो जो कल लेकर आई थी? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम और मुझसे मशवरा? लो भाई, मतलब अब बंदा सुलह सफाई या दोस्ती की बात करे तो तुम्हें बहकी बहकी बातें लग रही हैं। चलो भाई उठो, हम अच्छा, चलेंगे, देर हो रही है। चलो चलो चलो। ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अम्मी वो बिनिश जिद कर रही थी, इसे शॉपिंग पर जाना है तो वहीं जा रहे थे। यार चलो ना, क्या तुम अम्मी को सफाइयां देने बैठ गए? चलो चलो चलो, हम लेट हो रहे हैं। चलो 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 ठीक है चलो अम्मी। चलो चलो। देख लिया तुमने शाजिया, पहले इसकी माँ ने मेरे शौहर को मेरा नहीं होने दिया, हमेशा बदगुमान रखा, और अब जब मेरा बेटा जवान हो गया तो दोनों माँ बेटियां मेरे बेटे को अपने शिकंजे में कसने की तैयारी कर रही हैं। सही कह रही हैं भाभी आप। ये अचानक बदलती हुई हवा साजिश की बू आ रही है। दिनिश का ये बदला हुआ अंदाज खतरे की घंटी है। शाजिया मैं क्या करूं, मैं तो इन माँ बेटियों से बहुत परेशान हूँ। अरे बिनिश, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सब खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरा इंतजार? क्या बात है, आज चांद कहीं और से निकला है क्या? रात के 2 बज रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। तो ये कि जब तुम घर आओ तो कोई तो होना चाहिए ना जो तुम्हारे लिए गर्म खाना सर्व करे, तुम्हारी फिक्र करे, तुम्हारा हालचाल पूछे। वैसे बहुत शुक्रिया, तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है। अम्मी है ना, वो मुझे खाना भी देती हैं और मेरा इंतजार भी करती हैं। बाय द वे मैं आज डिनर करके आया हूँ। तुम जाओ, सो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि इस चांदनी रात में कोई भूत अपनी महबूबा को ढूंढने के लिए निकले और सामने तुम आ जाओ और उसका दिल आ जाए तुम पर। तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। अच्छा बाबा सॉरी, ऐसा बोलो, कोई सुन लेगा। और वैसे भी तुम्हें और मुझे किसी ने यहाँ देख लिया ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा हमारा। अच्छा बोलो, क्या बात करनी है? वैसे मुझे तुमसे पप्पू के बारे में बात करनी थी। क्या? उन्हें क्या हुआ है? उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैंने अभी रात में चाचा जान और मामा को बात करते हुए सुना। वो इस जुम्मे को
पप्पू का माजिद मामू के साथ निकाह करने वाले हैं। क्या? फिलहाल ना मुझे ताईजान पे बहुत गुस्सा आ रहा है। दिल तो कर रहा है उनसे जाके पूछूं कि उन्हें क्या हक है दूसरों की जिंदगियों के फैसले करने का। नहीं नहीं फैजान प्लीज़ ये गज़ब मत करना। अगर मम्मा को पता चला ना मेरी शामत आ जाएगी। और मैं तो ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। I'm sorry मम्मा, मैं जानती हूँ कि आप अपने भाई का घर बसाना चाहती हैं, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ फैज़ान का दिल जीतने के लिए किया है। अगर एक बार मैंने फैज़ान का दिल जीत लिया ना तो फिर मुझे किसी माजिद मामू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और वैसे भी इसमें फ़ायदा तो हम दोनों का ही होगा। फैजान, ये रात को तुम कितनी देर से आए हो? मैं रात भर जागती रही, पता नहीं मेरी सुबह कब आग लग गई। अम्मी सॉरी, वो कल क्लाइंट के साथ एक मीटिंग थी तो वहाँ लेट हो गया, डिनर भी वहीं करना पड़ा। अरे मीटिंग तो सही है बेटा, ये तुम कल लॉन्च में ब्रिज से क्या बातें कर रहे थे? काफी देर तुम लोग खड़े रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा का सोच रही हैं। और फिनिश तो फजूल में मेरा दिमाग चाटती रहती है, आप तो जानती हैं। पता नहीं आजकल हमदर्दी भी कुछ ज़्यादा जता रही है। इसलिए बेटा तुम्हारे पास आई। मुझे इन माँ बेटी की हरकतों से ना मशकूक लग रही है कि इतनी अचानक तुमसे इतनी मेहरबान हो गई। मैं ताईजान की सारी चालों से वाकिफ़ हूँ और मैं उनके किसी भी जाल में आने वाला नहीं हूँ, आप बेफिक्र रहें। बेटा तुम पे तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हारी ताई के शातराना फितरत पे यकीन नहीं है मुझे। बज़ाहिर वो कुछ और दिखती है और अंदर कुछ और गेम चल रहा होता है। कुछ पता नहीं कब क्या खेल खेल जाए। भाभी, भाभी क्या हुआ, क्यों कांप रही हो? भाभी, भाई को चक्कर आ गए, वो कमरे में गिर गए। मैं आवाज दे रही हूँ, नहीं उठ रहे। अल्लाह खैर करे। अरे जाहिद, तुम अपना ख्याल रखो, हिम्मत ना हारना तुम बस। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम दिल का रोग लगा के बैठ गए? अभी तो तुम्हारे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। तुम्हें शाजिया के हाथ पीले करने हैं और शानजे की जिम्मेदारी भी तुम पर है। ताईजान प्लीज़, अभी डॉक्टर ने ताकीद की है कि बाबा को सख्त आराम की ज़रूरत है। अभी इस वक्त इन्हें किसी जिम्मेदारी का एहसास ना दिलाएं। मेहरबानी करें, खामोशी चाहिए इन्हें बस। देखो, तुम्हारे वालिद होने के अलावा ये मेरे छोटे भाई भी हैं। हम यहाँ सिर्फ इनकी खैर खैरियत के लिए आए थे, मगर यहाँ तो कदम कदम पर टोका जा रहा है। मुझे पता है कि हमारी जगह क्या है, अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम लोग को हमारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। अरे भाभी, आप तो नाराज हो गई, वो तो जाहिद की बीमारी की वजह से। बस रहने दो गजाला, मुझे सब पता है और मुझे पता है इशारा किसकी तरफ है और किसको निकाला जा रहा है। मैं सब जानती हूँ, बस जाने दो मुझे। वापस हो गए क्या? हाँ, अभी अभी आग लगी है, शायद दवाइयों का असर है। फैजान, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है बेटा, जो बात मैं कल भी नहीं टाल सकती। जी अम्मी, हुक्म करें, मैं सुन रहा हूँ। फैजान, तुमने कहा था ना कि वक्त आने पे तुम बिगड़े हुए मामला ठीक कर दोगे, तो बेटा वो वक्त आ गया है। तुम हमें संभाल लो, हमारे पास बहुत कम दिन है। इस जुम्मे से पहले पहले तुम्हें शाजिया का और माजिद का निकाह रुकवाना होगा। मैं अपनी मासूम जान को इस आग में जलता हुआ नहीं देख सकती। अम्मी, मुझे पहले आपकी और पप्पू की खामोशी ने बेचैन कर रखा था, मगर अब आप बेफिक्र रहें। मैंने फैसल चचा से बात कर ली है और उन्हें इस घर के तमाम हालात और ताईजान की सारी साजिशें बता दी हैं मैंने। और वो तो आज भी पप्पू का वैसे ही इंतज़ार कर रहे हैं जैसे बरसों पहले करते थे। वो शादी के लिए तैयार हैं। सच? वाकई फैसल मान गया? जी अम्मी, अब आप सारा महाज मुझ पर छोड़ दें। आप बस ज़हनी तौर पर तैयार रहें, इस घर में वही होगा जो आप चाहती हैं। याद रखना, जो भी करना ध्यान से करना। अब तुम्हारे बाबा की पहले जैसी तबीयत नहीं है, वो कोई सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाबा मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मैं उनकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। मैं उन्हें प्यार से
घायल करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह इस घर की फिजा ज़रूर बदलेगी। अब तो आपकी तबीयत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर लग रही है जाहिद। हाँ वाला, तुम लोगों की खिदमत इतनी की है कि बीमारी को हारना ही था। सच्ची बात तो ये है कि सेहत का और अपनों का पता जब भी चलता है जब आदमी बिस्तर पर पड़ा होता है। लो फैजान भी आ गया। आज बेटा तुमसे बात भी करनी थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। तुमसे मुझे बात भी करनी थी। जी बाबा, मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, ऐसी बात जो टाली नहीं जा सकती। ये बात शाजिया फप्पो के बारे में है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ इस जुम्मे उसका निकाह है। मैं रिफत भाभी को ज़ुबान दे चुका हूँ। जी बाबा, इस जुम्मे उनका निकाह तो है, मगर माजिद मामू के साथ नहीं बल्कि फैसल चचा के साथ। ये क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? बाबा ये बकवास नहीं, ये सच है। ये एक महरूमी का मदावा है जो परसों से फुप्पो झेल रही है। इतना बड़ा फैसला बड़ों को बाईपास करके तुमने कर लिया, पूछा तक नहीं? बाबा हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं था। आपकी तबीयत इतनी ख़राब थी और दूसरी तरफ ताईजान ने इस घर में बहुत परेशानी खड़ी कर रखी है, जिस वजह से हमें ये फ़ैसला लेना पड़ा। और आप तो जानते हैं कि फैसल चचा फुप्पो से सच्चा प्यार करते हैं, आज भी इनके इंतज़ार में बैठे हैं और वो इस शादी के लिए तैयार है और फुप्पो भी उन्हें पसंद करती हैं। आप खामखा भाभी को ज़बान देकर बैठे हैं, हालांकि माजिद मामू किसी काम के नहीं है, एक आवारा इंसान है और वो उनके लायक भी नहीं है। क्या कह रही है? सही कह रहा है जाहिद। शाजिया तुम्हारी सगी बहन है, उसके बारे में सोचो। फैसल वो तो पुरानी बात हो चुकी है। बाबा फैसल चचा से मैंने खुद बात की है, वो अब भी शाजिया फुप्पो से बहुत प्यार करते हैं और फुप्पो भी उनसे बहुत प्यार करती हैं। सच कहूँ तो शाजिया फुप्पो माजिद मामू से शादी करना ही नहीं चाहती। वो तो हमेशा आपके फैसलों के नीचे दबी हुई आती है। लेकिन मैं रिफत भाभी को ज़बान दे चुका हूँ, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, उनका कैसे सामना करूँगा मैं? बस आप बेफिक्र रहें, उन्हें हम संभाल लेंगे। बस आप दिल से हाँ करें ताकि हमारी खुशियों में सब शामिल हों। फैजान ठीक कह रहे। ठीक है, शायद मेरी आंखें खुलने का ये वक्त है। ठीक है, जो फैसला किया मैं अपनी बहन और अपने बच्चों की खुशी के सामने लेके आऊँगा। मुझे तुम लोगों का फैसला मंजूर है, मैं राजी हूँ। आज इस घर में शाजिया फूफू की बारात के शादियाने मच रहे और कल से फैजान की शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। चचा जान ने फैजान को सिर्फ माफ नहीं किया बल्कि उसे इस घर का सियाह सफेद का मालिक भी बना दिया। और आप ये सब खड़ी सिर्फ देखती रही, आपने कुछ किया क्यों नहीं मामा? मैं क्या करती विनिश, तुमने खुद देखा नहीं कि कैसे हवा का रुख बदल गया। कल तक इस घर में हमारी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था और आज इस घर में हमारी हैसियत सिर्फ एक कोने में पड़े पुराने फर्नीचर जैसी हो गई है। फैजान ने एक ही झटके में शाजिया फूफू को हमसे आजाद करवा लिया और अपना रास्ता भी साफ कर लिया। और हमारे हाथ क्या आया मामा? हम तो वही एक बेवा और यतीम है जो बरसों पहले इस घर में आए थे। सब्र करो बेटा, हर उरूज को संभाले। लगता है हमारी आजमाइश का वक्त अब आ गया है। आजमाइश नहीं मामा, ये हमारे किए का हिसाब है। जो हमने दूसरों की खुशियों पर पहले बिठाए थे ना, आज वही हमारी खुशियां हमें मुंह चढ़ा रही हैं। मैं इस घर की छत को अपनी पनाहगाह समझ बैठी थी, मगर ये भूल गई थी कि इस छत के नीचे जो लोग रहते हैं उनके लिए मैंने जमीन तंग कर दी है। पता है मैं क्या समझती थी कि जाहिद की खामोशी मेरी हथियार और मेरी जीत है।
बेटा, मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है, अगर हो सके तो। भाईजान, अभी पिछले हफ्ते ही बाबा ने पैसे दिए थे आपको, इतनी जल्दी ख़त्म हो गए? असल में मौसम बदल रहा है ना फैजान, तो बिनिश के पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, कुछ नए जोड़े लेने हैं। अरे ताईजान, अब बिनिश से कहें कि अपनी फजूल खर्चियों पे थोड़ा हाथ हल्का रखे। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे कि जो मुंह से निकाला वो हाजिर हो जाए। कितने पैसे चाहिए आपको? वो 10,000 दे दो, मैं उसी में गुजारा कर लूँगी। ये लीजिए। और हाँ, मेरी बात सुनिए। आप जानती हैं चंद दिनों के बाद मेरी शादी है, तो घर में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी, खर्चे भी बढ़ेंगे। अब घर का बजट मेरी मर्जी से चलेगा, तो बिनिश से कहना कि फजूल खर्ची और अयाशी में फ़र्क करना सीखे। नहीं नहीं फैजान बेटा, अयाशी नहीं है, मेरी बच्ची की ज़रूरत है। और तुम तो जानते हो कि वो कितने लाड प्यार में पली है। ताईजान, अब लाड प्यार का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब वक्त हकीकत का है। और हकीकत ये है कि इस घर में सिर्फ उनकी चलेगी जो इस घर के मुखलिस हैं। क्या हो गया मेरे साथ? मैं जो इस घर के लोगों पर हुक्मरानी करती थी, तो मेरी हैसियत ये रह गई कि आज फैजान मुझे खैरात की रकम देकर जलील करेगा। क्या मेरी सल्तनत रेत की दीवार साबित हुई? जो कल मेरे इशारों पर चलते थे, आज मैं और मेरी बेटी इनके एक एक लफ्ज के मोहताज हो गए। सच है, मजबूरी इंसान की सबसे बड़ी उस्तानी होती है। ये इंसान को उन चौखटों पर भी सर झुकाने पर मजबूर कर देती है जिन्हें इसने कभी अपने पैरों तले रौंदा होता है। आज मुझे अपनी ही आवाज की गूंज थप्पड़ों की तरह महसूस हो रही है। शाजिया और गजाला की खामोशी ने रफ़त को ये तक़वियत दी कि वो इनके ऊपर मज़ीद इल्ज़ामात बनाती रहे और जाहिद साहब को मैनिपुलेट करती रहे। और इस नफ्सियाती इस्तिलाह में इस रवैये को एनेबलिंग कहा जाता है, जिससे उनकी खामोशी की वजह से रफ़त भाभी के रवैये में बढ़ोतरी आई और उन्होंने जाहिद साहब को मज़ीद मैनिपुलेट करने की कोशिश की। इस सिलसिले में उन्हें ये करना चाहिए था कि अपने आप को मज़लूम ना ज़ाहिर करें, बल्कि जालिम के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएं और घर के माहौल को दुरुस्त बनाने के लिए इस तरह के तरीक़ेकार इख्तियार करें जिसमें घर के माहौल को ख़राब किए बगैर रफ़त भाभी के रवैये को दुरुस्त किया जा सकता हो। रफ़त भाभी का ये अमल सिर्फ रिश्ता तय कराना नहीं, बल्कि शाजिया की शादी अपने तलाक़ याफ्ता भाई से करवा कर इस घर के मामलात पे काबिज़ होना भी था। ऐसे में शाजिया को ये करना चाहिए था कि अपने आप को मजबूत रखे, अपने दोस्तों से मशवरा करना चाहिए, कुछ लोगों से मदद हासिल करनी चाहिए, समाजी तंजीमें होती हैं। उसके अलावा घर में अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि अपने मामलात को दुरुस्त किया जा सके। फैज़ान के किरदार नहायत मौसर और तरीक़ेकार बेहद दुरुस्त था। नफ्सियाती तौर पर उसने अपने जज्बात पे कंट्रोल रखा, बाप के एहतराम को मद्देनज़र रखा और घर के माहौल को दुरुस्त करने के लिए बहुत मौसर किरदार अदा किया और जज्बाती हालात के होने के बावजूद मंतक को सामने लेके आए और लॉजिक के देते हुए तमाम मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश की। यही एक मैच्योर और पढ़े लिखे इंसान की निशानी है।